Hi all, welcome to Exam Chala. In this video, we are going to see some important news and articles of 10th of April 2021. But before getting started, kindly do like, share, subscribe our channel on YouTube, follow us on Instagram, Facebook and Telegram. Now let's get to the main video. First news is coming from the Gujarat state government, that is it will be useful in GPSC and DYSO exam, that is the Gujlish project. Now जैसे कि नाम बताता है, Gujlish is the combination of two words, that is Gujarati प्लस इंग्लिश। तो रिसेंटली हाल ही में गुजरात सरकार की एक स्कीम चल रही थी कि गुजराती लैंग्वेजेस को इंग्लिश लैंग्वेजेस के साथ जोड़कर बच्चों को पढ़ाया जाए। होता ये है कि रूरल एरिया में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को उनकी मातृभाषा वर्नाकुलर लैंग्वेज में ही प्राइमरी लेवल तक सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ताकि वो इसे आराम से समझ सके, उनको समझने में सरलता हो, सुगमता हो और जो शिक्षा है वो दूर दूर तक पेनिट्रेट कर सके। क्योंकि वो इंग्लिश में समझने से दिक्कत ये होती थी कि इंग्लिश जो भाषा है उनके पेरेंट्स को नहीं आती, उनके समाज में कम आती है, तो वो जो बच्चे हैं वो ठीक तरह से सीख पाएँ, उनका ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो, सोसाइटल डेवलपमेंट हो, जब वो पढ़ रहे हैं उनके माता पिता भी उन पर जांच कर सके, सीख सके, उनको जो प्राइमरी स्टेज में जो लर्निंग है, एजुकेशन है, वो सीखने में सरलता हो। इसलिए ज़्यादातर फ़ायदेमंद होता है कि उन्हें प्राइमरी यानी वर्नाकुलर मातृभाषा में ही चीज़ें पढ़ाई जाएँ। लेकिन इससे दिक्कत ये हो रही थी कि जो अंग्रेज़ी भाषा है उसके कुछ इंग्लिश और साइंटिफिक टर्म्स को एक तो पहले की लोकल लैंग्वेजेस में जो ट्रांसलेट करना सो और अधिक वो कठिन बन जाते हैं, और वो जो उनके रोज़मर्रा के जीवन में वैसे भी यूज़ नहीं हो रहे थे। ठीक है, हमारे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेज़ी शब्द ही हमारे रोज़मर्रा के जीवन का एक हिस्सा बन गए हैं, और उनका जो हिंदी अवतरण हो, हिंदी में ट्रांसलेशन हो, गुजराती में ट्रांसलेशन हो, अलग मातृभाषा में जब ट्रांसलेशन करके जो शब्द हम निकालते हैं वह शब्द हमारे रोज़मर्रा के जीवन का जो है अंग नहीं बन पाते और उनको समझने में हमें इंग्लिश से ज़्यादा कठिनाई होती है। अपितु दूसरा यह कारण है कि वह भाषा जब वो आगे चलकर यूज़ करना चाहेंगे तो उन्हें इंजीनियरिंग सेक्टर्स में हो या अदर ग्रेजुएशन में हो, किसी दूसरे देशों में जाकर काम करना हो, तो वो जो बेसिक फंडामेंटल लैंग्वेज कहीं कहीं पर उनके लिए समस्या बन रही थी। तो इसलिए गुजरात सरकार की यह स्कीम थी कि जो गुजराती भाषा में ही पढ़ाई जाए, लेकिन कुछ मैथमेटिक्स, साइंस और टेक्निकल सब्जेक्ट्स के जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, उनके इंग्लिश रूपांतरण को यानी कि इंग्लिश वर्जन को ही पढ़ाया जाए, ताकि बच्चों को जो है वो 2 बार सीखना ना पड़े और उनके मन में जो बेसिक है वो इंग्लिश ही बने। ताकि ये कहाँ हेल्पफुल होगा, तो ये वो हाँ हेल्पफुल होगा जब बच्चे आगे ग्रेजुएशन करेंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन जो है मातृभाषा में उतनी ज़्यादा सुगमता से अवेलेबिलिटी उसकी नहीं होती। टेक्निकल सेक्टर में जाएंगे, मेडिकल सेक्टर में जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी के सेक्टर में चले गए, एस्ट्रोनॉमी के सेक्टर में चले गए, एरोस्पेस में चले गए, डिफेंस में चले गए, और इवन IELTS करके जो गुजरात के बच्चे मोस्टली ज़्यादातर वेस्ट इंडिया से कनाडा, अमेरिका, USA, ऑस्ट्रेलिया इन जगहों पर जाते हैं, तो उनको इन चीज़ों में काम ढूंढने में, एम्प्लॉयमेंट में, इस तरह की चीज़ों में तकलीफ़ नहीं होगी। इसको ध्यान में रखते हुए गुजराती और इंग्लिश का एक कॉम्बिनेशन गुजलिश प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। लेकिन इसके खिलाफ PIL दाखिल कर दिया है वहाँ के लोगों ने, कि इनका यह मानना है कि इससे आप हमारी भाषा को डिफेरिटी यानी कि हमारी भाषा का अपमान कर रहे हैं, और ज़बरदस्ती जो टीचर्स हैं उन टीचर्स को ये भाषाएं नहीं आती, तो उनको आप निकालने के लिए उनको आप इसको प्राइवेटाइज़ एक तरह से कि जो कार्यरत टीचर्स हैं उन पर एक आप अतिरिक्त भार दे रहे हैं कि आप इसे सीखें और इसे सिखाएं। ताकि इससे क्या होगा, बच्चों पर यह अतिरिक्त भार हो जाएगा, उनके पेरेंट्स को फिर अलग से इंग्लिश टीचर रखना पड़ेगा, इंग्लिश टीचर रखने के लिए फिर उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल से भेजना पड़ेगा, अलग से प्राइवेट कोचिंग रखनी पड़ेगी, इस तरह से जो है उनका नुकसान होगा। तो इसी के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल किया गया है। तो ये न्यूज़ में है काफ़ी। तो गुजलिश क्या है? गुजलिश प्रोजेक्ट जो है गुजरात सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग द्वारा चलाया जाने वाला एक प्रोग्राम था, जिसका मुख्य अर्थ था, मुख्य उद्देश्य, द बेसिक एम वाज टू डेवलप Gujarati as well as English so that they will be beneficial in working their outer limits and outer expansions. Second important news is the, जैसे फर्स्ट पेज में आपने पढ़ा होगा कि US warship has entered the territorial zone of the water. So we will understand in this whole lecture कि what are territorial waters, what are UNCLOS, United Nations Conventions of Seas, ठीक है, इस तरह की जो वर्ड हैं, FOPO, what is FOPO, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। पहले एक न्यूज़ को देख लेते हैं। तो न्यूज़ ये है कि USS यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी सर्विसेज के जॉन पॉल जोन्स, ये जो जहाज़ का नाम है जॉन पॉल जोन्स, वो भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 130 नॉटिकल माइल वेस्ट लक्षद्वीप, जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ गया था भारत की परमिशन लिए बिना। अब देखते हैं कि इससे चीज़ें क्या हुई, और आ गया, और आने के बाद उसने ये नहीं कहा कि हम गलती से आ गए, बाकायदा उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट भी दी और उन्होंने बताया कि हाँ, हम बिना पूछे वहाँ पर दाखिल हुए थे। इसके क्या इम्प्लिकेशंस है उसको समझने से पहले हम ये देखते हैं कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता क्या चीज़ है।
तो अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, यूएन की ही बॉडी है, वो समुद्र में जो कन्वेंशंस है, समुद्र के जो नियम होंगे, क्या नियम होंगे, कितने डिस्टेंस पे किस देश का कितना दूर तक अधिकार होगा, व्हाट वेर द काइंड ऑफ राइट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सी अप टू व्हाट डिस्टेंस, उसको डिसाइड करती है। ये बाइंडिंग नहीं है, मतलब कि सबको मानना ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत से देश जो प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जो ग्लोबल ऑर्डर में मानती हैं, जो यूएन का पार्ट है, वो इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि ये क्या है। तो जो लैंड है, यानी कि जो समुद्र तट से 12 नॉटिकल माइल्स, यानी 1 नॉटिकल माइल यानी कि लगभग 2 किलोमीटर के हिसाब से, तो वहाँ से जो 12 नॉटिकल माइल है वो उसके टेरिटोरियल वाटर कहते हैं। उस टेरिटोरियल वाटर का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर उस देश का, उस कंट्री का कानून चलता है। यानी कि वहाँ पर अगर कोई बाहर का व्यक्ति आता है, कोई बाहरी व्यक्ति आता है और क्राइम करता है, तो फिर उसे उस कानून के, उस देश के कानून के हिसाब से वहाँ सज़ा मिलती है, उस देश का कानून वहाँ लागू होता है और उसमें घुसने के लिए आपको विशेष रूप से परमिशन लेने पर ही आपको वहाँ पर एंट्री मिलती है। अगर आप बिना परमिशन के इस जगह पर घुस जाएंगे तो आप जो है वहाँ पर को पेनल्टी लग सकती है, आपकी वो बोट को सीज़ किया जा सकता है। ये तरह सारी चीज़ें होती हैं। टेरिटोरियल यानी कि कोस्ट से लेके ये जो लाइन है 12 नॉटिकल माइल तक, फिर वहीं से उस कोस्ट से जो 24 नॉटिकल माइल का जो जगह है, वह 24 नॉटिकल माइल, उसको कहते हैं कंटीजियस जोन। ये कंटीजियस जोन ऐसा होता है कि टेरिटोरियल जोन से भी 12 नॉटिकल माइल आगे होता है। ठीक है, तो वो 12 नॉटिकल माइल आगे वो जगह है जहाँ पर हम किसी का पीछा कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, कोई शिप, कोई व्यक्ति यहाँ पर क्राइम करके भाग रहा है, तो 12 नॉटिकल माइल तक हम उसको पकड़ सकते हैं, उसका हॉट परसूट कर सकते हैं। तो इस रीजन को कहा जाता है रीजन ऑफ हॉट परसूट। हॉट परसूट मीन्स जो कोई व्यक्ति अगर कोई क्राइम करके भाग रहा है तो उसका हम पीछा करके उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन ये रीजन जब कंटीजियस जोन ख़त्म हो जाता है तब उस देश का कानून इस जगह पे लागू नहीं होता है। जो ये रीजन जो है भी उसके अधिकार में होता है, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो यानी कि तट से, सी कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल, जिसका अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 370 किलोमीटर, 370 किलोमीटर सी कोस्ट से जो रीजन होता है वह उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। यानी कि 24 से लेके 200 नॉटिकल माइल वाला जो डिस्टेंस है, यानी कि 176 नॉटिकल माइल, यहाँ से 176 नॉटिकल माइल जितना जो दूरी होती है वो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है कि जहाँ पर उस देश का कानून तो लागू नहीं होगा, लेकिन जो इकोनॉमिक राइट्स है, आर्थिक गतिविधियाँ हैं, कुछ मिनरल को एक्सप्लोर करना है, कोई जहाज़ आ रहे हैं, जा रहे हैं, उस पर कुछ टैक्स लगाना है, इस तरह की चीज़ें, या उस तो वो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है और इसी को लेकर कंटेंशन है। सारी दुनिया अनक्लॉज का नियम ये मानती है कि जो 200 नॉटिकल माइल तक जो रीजन है उसको उस देश का जो है अनक्लॉज, यानी कि वो देश जो है उसके अधिकार में आता है और वहाँ पर अगर आप एंटर कर रहे हैं तो उसको एक बार इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। ये एक ग्लोबल कन्वेंशन चल रहा है। भारत में इसमें ये स्टैंड है कि कोई भी देश, कोई भी शिप, अगर वो वारफेयर यानी कि कोई मिलिट्री शिप ना हो, ठीक है, तो वारफेयर एम्यूनिशन कैरिड शिप ना हो और कोई भी जो भारत को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ना आ रहा हो या कोई भारत का दुश्मन देश ना हो, वो उसमें एंटर कर सकता है। बाकायदा केवल सिर्फ उसको एक बार बताना होता है कि हम एंटर कर रहे हैं और उसको आराम से परमिशन मिल जाती है। लेकिन किसी भी तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज करने से पहले, ठीक है, किसी भी तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज करने से पहले या किसी भी तरह का युद्ध करने से पहले या कोई भी युद्ध पोत अगर आप यहाँ से लेके जा रहे हैं तो आपको विशेष रूप से उसकी आज्ञा लेनी होती है और यही काम यूएसए ने नहीं किया है। वो 130 माइल तक, यानी कि यहाँ तक, लगभग लक्षद्वीप के यहाँ तक आ गया था और उसने परमिशन नहीं ली और परमिशन ना लेने के बाद उसने बाकायदा ये प्रेस स्टेटमेंट भी दिया है कि हाँ हमने परमिशन नहीं ली। तो यूएस के उसके पीछे के क्या रीज़न है वो हम जान लेंगे, लेकिन पहले हम टेक्निकलिटी समझ लेते हैं कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, कंटीजियस जोन क्या होता है और टेरिटोरियल वाटर्स क्या होते हैं। टेरिटोरियल वाटर्स तक में उस देश का कानून लागू होता है, उस देश का कानून चलता है। कंटीजियस जोन में इस जोन तक, यानी कि 12 से और 12 तक कोई व्यक्ति किसी देश में क्राइम करके जा रहा है, भाग रहा है, तो हम उसको पकड़ सकते हैं, उसको बंदी बना सकते हैं और फिर अपने यहाँ ला सकते हैं। लेकिन इस 12 से आगे हमारा कानूनन अधिकार तो नहीं है, हमारा सिर्फ आर्थिक अधिकार, यानी कि इस देश में जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं वह इस देश का अधिकार है और किसी और देश को, जैसे कोई पेट्रोल निकालना है, कोई मिनरल निकालना है, कोई मछली पकड़नी है, किसी और देश को अगर आना है तो बाकायदा परमिशन लेके आना होता है, वो भी पीसफुल। अगर कोई पीसफुल कंट्री है तो भारत को नुकसान पहुँचाने के इरादे से बिना जो कोई आ रहा है तो उसको, और अगर कोई वॉरशिप है,
कोई अगर मिलिट्री वॉरशिप है, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, तो भी बाकायदा अलग रूप से परमिशन लेना पड़ता है, और इसी चीज़ का परमिशन यूएसए ने नहीं लिया था। उसके पीछे के कारण हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अनक्लॉज के बारे में देख लेते हैं। अनक्लॉज जो है वो 1982 में सिग्नेचर हुआ, 1994 में ये अमल में आता है। बहुत से कंट्रीज़ ने, इंडिया ने भी इसका पार्ट किया हुआ है, इंडिया ने इसको रेटिफाई कर दिया। अब दो तरह की चीज़ें होती है, एक होती है सिग्नेटरी एंड एक होता है रेटिफिकेशन। सिग्नेटरी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कोई संबंध बना, ट्रीटी बनी, कोई डायलॉग बना, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस बॉन्ड में हमने साइन कर दिया, भारत के किसी व्यक्ति ने राष्ट्रपति के बिहाफ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसने इस पर साइन किया। लेकिन उसका सिर्फ साइन करने मात्र से वो उसके लिए बाध्य नहीं होता है, अनलेस कि उस ट्रीटी को उस देश की संसद ना पारित कर दे। तो हमने क्या किया है कि हम उसमें साइन भी किया है और संसद द्वारा इसे पारित भी किया है। तो केवल साइन जो देश करते हैं वो सिग्नेटरी होता है, और जो उसकी संसद उसको पास कर देती है तो रेटिफिकेशन कहते हैं इसको। तो भारत ने इसे रेटिफाई भी किया है। अब देख लेते हैं कि मुद्दा क्या है। तो जो यूएस शिप है वो हमारे लक्षद्वीप के पास आ गई। अब ऐसे तो आपको पता है कि हम क्वाड में यूएसए और इंडिया जो है वो मित्र हैं, काफ़ी अच्छे हम लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। हमारे बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हो रखे हैं। लेमोवा हो गया, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट, ठीक है, लेमोवा, बेका, कॉमकासा, इस तरह के एग्रीमेंट साइन हैं। हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, दोनों डेमोक्रेसी हैं। लेकिन फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो यूएस का ये मानना है कि वो फोनॉप ट्रीटी पर विश्वास करता है। तो यूएस जो है एक फोनॉप प्रिंसिपल पर बिलीव करता है। उसका मतलब होता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ऑपरेशन, यानी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला जो चीज़ हमने आपको बताया, जो उसके तट रेखा से यानी सी कोस्ट से यहाँ से 200 नॉटिकल माइल वाली जो चीज़ है, उस पर वो यूएसए नहीं मानता है किसी भी देश के लिए। यानी उसका कहना है कि कॉन्टीजियस जोन तक तो ठीक है, यानी तट रेखा से अगर 24 नॉटिकल माइल है वहाँ तक तो उस देश का अधिकार है, लेकिन ये जो 200 नॉटिकल माइल बात है उसमें केवल आर्थिक अधिकार है। उसमें हम कहीं भी किसी के देश में कहीं भी जा सकते हैं और किसी से हमें परमिशन लेने की बात नहीं है। तो एक तरह की ये देखिए, तो इसको हेजेमनी ही कहिए कि सारे देश, पूरी दुनिया जिस चीज़ को मानती है वह यूएस उसे मानने से इनकार कर देता है। और जो विशेषज्ञ हैं, ठीक है, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स है, वो इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यह एक तरह का स्टंट किया गया है यूएस द्वारा चीन को मैसेज देने के लिए कि देखो कि जब अगर इंडिया हमारा दोस्त है, उसके यहाँ अगर हम घुस सकते हैं तो हम आपके यहाँ भी घुस जाएंगे, ठीक है। जो साउथ चाइना सी का जो मैटर चल रहा है, साउथ चाइना सी में क्या चल रहा है कि जो साउथ चाइना सी है उसमें चीन ने क्या किया है कि ज़बरदस्ती रेत भर के बीच में 2-3 आइलैंड बना दिए हैं, जिनका स्पार्टली आइलैंड्स हो गया, ठीक है, स्पार्टली आइलैंड्स, पैरासेल आइलैंड्स, स्कारबोरो शॉल, इस तरह के जो है ज़बरदस्ती से 3-4 आइलैंड बना दिए और फिर कहा कि उसके 200 नॉटिकल माइल तक ये हमारा क्षेत्र है, कोई नहीं आएगा। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए यूएसए ने ये पॉलिसी बनाई थी कि हम जो है फोनॉप पे मानते हैं, यानी कि 24 नॉटिकल माइल तक तो ठीक है, आपके जो टेरिटोरियल वाटर्स है वहाँ आपका नियम चलेगा, कानून चलेंगे, लेकिन ये 200 नॉटिकल माइल वाले जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, दैट वी आर नॉट गोइंग टू एंटर इन दिस, और हम इसे नहीं मानते हैं। दूसरा एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा इस न्यूज़ में, 7th फ्लीट। तो 7th फ्लीट क्या है? 7th फ्लीट यूएसए की जो नेवी फ्लीट, यानी जो जंगी बेड़ा होता है। फ्लीट यानी कि जैसे आर्मी में एक पूरी कंपनी बटालियन होती है, वैसे नेवी में फ्लीट होता है। एक फ्लीट में एक बड़ा सा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, फिर छोटे छोटे फ्रीगेट्स होते हैं, उन पर हेलीकॉप्टर्स, 20,000 के आसपास सोल्जर्स होते हैं। तो यूएसए की सबसे बड़ी फ्लीट है। जब इंडिया बांग्लादेश की लड़ाई हो रही थी तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है रिचर्ड निक्सन, उन्होंने पाकिस्तान के सपोर्ट में यहाँ से एक फ्लीट भेजनी चाहिए थी जो अंडमान के आसपास है, लेकिन उस वक्त भारत और रशिया की एक ट्रीटी थी, फ्रेंडशिप ट्रीटी, और उस फ्रेंडशिप ट्रीटी के तहत हमने ये साइन किया था कि भारत पर आक्रमण यानी कि रशिया पर आक्रमण होगा, और रशिया ने भी अपना एक बेड़ा भेज दिया था और उससे डर कर फिर वो यहीं से वापस चले गए, अंडमान से अंदर आए ही नहीं, अंडमान वियतनाम से ही वापस चले गए। तो वो हमारे अगेंस्ट उस वक्त यूज़ करना चाहते थे, तो इसलिए ये खास न्यूज़ में है 7th फ्लीट। तो जब बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में 7th फ्लीट की बात कही जाए तो यूएसए की सबसे बड़ी फ्लीट है, सबसे बड़ी फ्लीट नहीं, सबसे बड़ा जंगी बेड़ा नेवी का काम है, और उसको 3 स्टार यानी कि यूएसए नेवी का वन ऑफ द टॉप रैंकिंग कमांडर ऑफिसर ही उसको कमांड करता है, दैट इज़ द 3 स्टार ऑफिसर ऑफ द यूएस नेवी। भारत की यह राय है अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में, दैट इंडिया सेज that we allow innocent passage. Now, what do you mean by the term innocent? Innocent means those people who have no intention to hurt India or Indian interest. यानी भारत और भारतीय हितों को हर्ट करने का जिसके पास कोई इंटरेस्ट नहीं हो, उसके पैसेज को हम अलाउ करते हैं। बाकी वजह से अगर किसी को आना है तो हमसे पूछ कर आना होगा, और इसमें भी एक बार हमको इन्फॉर्म करके आना होगा। देयर आर 2 थिंग्स, फर्स्ट इज इन्फॉर्मेशन एंड थर्ड इज नेक्स्ट इज परमिशन। परमिशन इज if not granted you cannot enter, information is if you are entering
allow them. So there are two concepts. One is informing the country and another is permission. So innocent passage को we are allowing just based on the information. ठीक है, तो जो इनोसेंट पर्पस के लिए भारतीय इकोनॉमिक जोन में EEZ में आ रहा है तो उसको एक बार इन्फॉर्म करना होगा, और जो मिलिट्री पर्पस, मिलिट्रिकल वॉरशिप, ट्रेडिंग डील, मिलिट्री एक्सरसाइज इस फॉर्म से आ रहा है, देन इट विल हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द इंडियन एज इट इज़ द स्टैंड ऑफ इंडिया. ये भारतीय स्टैंड है. लेकिन USA का स्टैंड क्या है कि हम फोनऑप पे मानते हैं, और हम आपका ही नहीं किसी भी देश की जो 200 जो माइल की, जो 200 नॉटिकल माइल्स की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वी विल नॉट टेक पार्ट इन इट, वी डोंट फॉलो इट एंड वी डोंट एक्सेप्ट इट एज अ पार्ट ऑफ अनक्लॉज. तो ये अनक्लॉज का नियम हम नहीं मानेंगे, ठीक, और न किसी को मानने भी देंगे. इस तरह की जो उनकी स्ट्रेटेजी है. लेकिन जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आर ऑन द व्यू दैट दिस इज़ अ पॉलिटिकल स्टंट, एंड दिस स्टंट is actually to send a message to the Chinese people that USA is not listening to their friend also in case of phone op. And so if you are building some kind of an artificial islands and using this unclosed law to cover these 200 nautical miles of distance, USA will not accept this and to cover the Chinese interest. But क्या हुआ कि न्यूज़ में इतना ज़्यादा आ गया that it pressurized the Indian diplomats. ओके, इंडियन डिप्लोमेट्स के ऊपर एक प्रेशर आ गया जो भारतीय विदेश मंत्रालय है, और उन्होंने USA डिप्लोमेट को बुलाया है, उनके एम्बेसडर को ये मैसेज किया और अपनी आपत्ति दर्ज कराई. लेकिन इसका जो बेसिक उद्देश्य है, बेसिक एम, बहुत सारे एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि ये चाइना को एक मैसेज, चाइना और रशिया को एक मैसेज देने के लिए बनाया गया है दैट वी विल नॉट बी टेकिंग पार्ट ऑफ दिस एंड वी डोंट फॉलो दिस अनक्लॉज लॉ ऑफ 200 नॉटिकल माइल ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. दैट मीन्स वी विल फॉलो कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पे करिए, नो डाउट है, हम नहीं करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी. लेकिन जो पैसेज है, दैट इज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ पैसेज, वी वांट दिस इंडिपेंडेंस ऑफ पैसेज. हम किसी से पूछ के नहीं जाएंगे, ना ही कोई देश पूछ के जाएगा. सो हमारा भी साउथ चाइना सी में इंडिया का स्टैंड भी यही है कि देयर शुड बी अ फ्री पैसेज. बट व्हाट वी से इज़ वी मेंटेन दिस 200 नॉटिकल माइल रूल्स, बट USA do not maintain these 200 nautical mile rules. Why? Because China is misusing them by creating artificial islands around Philippines, okay, Indonesia, Taiwan, Brunei, and that is why this is an indirect message of the Quad to the Chinese. But what happened is, since this matter has been raised by the press of India, so एक political stunt, एक diplomatic stunt किया गया कि उसको बस ऐसे ही झूठ मूठ का बुलाकर, okay, just for taking a message exchange, just to maintain the secrecy, their ambassador has been called and India has noted, इंडिया हैज़ बाकायदा, इंडिया ने अपनी जो है आपत्ति वहाँ पर दर्ज कराई है. ओके, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज न्यूज़. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.